Dear students of class 12 English grammar and the aspirants of competitive exams of English, we welcome you in our lecture 2 Hindi version lecture, and today we have a topic error rectification और spotting error। आज के इस लेक्चर में आप जानेंगे कि किस तरह से हम सेंटेंसेस में एरर फाइंड आउट करते हैं। किसी भी एरर को फाइंड आउट करने से पहले हमें उनके कंसर्न टॉपिक्स क्लियर होने ज़रूरी हैं। जैसे कि ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर से इनको कलेक्ट किया गया है, तो उन सम सर्टेन स्पेशल सेंटेंसेस के साथ जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा देखी जाती रही है, हम एक बार फिर आपके साथ हैं। दिस इज़ एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, इस तरह के सभी लेक्चर्स को हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। सेंटेंस नंबर 1 है आई एम टू हैप्पी टू सी यू। अब वेरी के सेंस में यहाँ पर टू यूज़ किया गया है। अगर हम कहें तो TOO2 जो कि एक एडवर्ब है, वह ये इंडिकेट करता है कि कोई भी व्यक्ति आई मी यू जो भी मेंशन किया गया है वह बहुत ज़्यादा हैप्पी है। लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे कि TOO2 एडवर्ब टू और वेरी में क्या डिफरेंस है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि टू वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर कोई आप एक्सट्रीम क्रॉस कर रहे हों, अर्थात जब किसी भी क्वालिटी की आप अति क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर आप TOO2 का यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिवली अधिक का इंग्लिश में मीनिंग देना चाहते हैं तो आप वेरी यूज़ करते हैं। आई एम टू हैप्पी टू सी यू, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन TOO2 है इसको आपने वेरी करना है, यहाँ पर टू रॉन्ग है। TOO2 का यूज़ आप जब करते हैं जब आप किसी भी कार्य को इस हद तक पसंद करते हैं, नफरत करते हैं या जो भी करते हैं वह अति पर चला जाए और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव आने लगे। जैसे कि नीचे हिंट में आपको समझाया गया है, ही इज़ टू वीक टू पास, कि वह इतना कमज़ोर है कि पास नहीं हो सकता। यानी वीक होने की उसकी जो इंटेंसिटी है, वीक होने का जो उसकी डिग्री है वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो नेगेटिव रिजल्ट आना है। लेकिन जब आदमी पॉजिटिवली हैप्पी होगा तो आप कहेंगे आई एम वेरी हैप्पी। तो जब हम पॉजिटिव सेंस में देते हैं और कोई अति हमें इंडिकेट नहीं करती तो हम वेरी का यूज़ करते हैं, और जब हमारे रिजल्ट्स नेगेटिव आगे आते हैं तो हम TOO2 या एडवर्ब टू का यूज़ करते हैं। इसी तरह से TOO2 की जगह पर अगर आपको एरर आती है तो आपको जब कुछ भी इतनी अच्छी क्वालिटी है कि आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव आने हैं तो आप इनफ भी यूज़ करते हैं। TOO2 एडवर्ब किसी भी एडजेक्टिव से पहले यूज़ किया जाता है, जबकि इनफ किसी भी वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है, किसी भी एडजेक्टिव के बाद यूज़ किया जाता है। ही इज़ रिच इनफ, इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ उम्मीद है, पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद है, वह इतना सफिशेंट मालदार है कि आपकी हेल्प करेगा। इसमें टू वीक कि वह नहीं पास हो सकता, इसके नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इनफ किसी भी एडजेक्टिव के बाद यूज़ होता है पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में, और टू यूज़ होता है किसी भी एडजेक्टिव से पहले लगाकर नेगेटिव रिजल्ट्स देने में। लेकिन जब आप एक सामान्य रिजल्ट देना चाहते हो तो आप वेरी का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर TOO2 की जगह आपने वेरी करना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं सेंटेंस नंबर 2 पर। सेंटेंस नंबर 2 में आप देखेंगे नीदर ऑफ द फिल्म्स आर वर्थ सीइंग। आपको हमेशा याद रखना है कि नीदर ऑफ, ईदर ऑफ हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। नीदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, और ईदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पर जब फिल्म्स हैं तो दो हैं, दो की वजह से नीदर लगा, और दोनों में से एक भी नहीं तो नीदर एक को इंडिकेट करता है, तो इसलिए आपने इज लगाना है इन प्लेस ऑफ आर। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। दिस इज द मोस्ट एक्सट्रीम व्यू। अब ये जो आपका सेंटेंस है ये एडजेक्टिव से रिलेटेड है, और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आपने डेफिनेटली ज़रूर पढ़ी होंगी।
आइए आज यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ क्या एरर है। दिस इज द मोस्ट एक्सट्रीम व्यू। जब हम एरर देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे दिस इज, ये ठीक है। द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, ये भी ठीक है। एक्सट्रीम व्यू, अब ये देखना है कि मोस्ट एक्सट्रीम से पहले लगा है। एक्सट्रीम किसी भी चीज की अति है। अब आपको ये याद रखना है कि किन किन एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगता है, कहाँ नहीं लगता है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्सट्रीम एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में सैचुरेशन में है, जो अपने आप में उस लेवल पे है जिससे अधिक और ज्यादा हो ही नहीं सकता। इट मीन्स एक्सट्रीम खुद ही एक मोस्ट की फॉर्म है। जब इंसान, जब कोई वस्तु, जब कोई बात एक्सट्रीम पर पहुंच जाए तो उससे आगे कुछ नहीं होता, तो वह अपने आप में मोस्ट है। तो इसलिए एक्सट्रीम के आने पर मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो एरर होगा, आपको मोस्ट यहां से डिलीट करना पड़ेगा, और मोस्ट डिलीट करने पर आपको क्या लिखना है, दिस इज द एक्सट्रीम व्यू। अब हमें ये याद रखना है कि एक्सट्रीम की जगह पर कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनसे पहले हम मोस्ट यूज नहीं करते। एक्सट्रीम खुद है, परफेक्ट है, चीफ है, आइडियल है, यूनिक है, कंप्लीट, एंटायर, इम्पॉसिबल, एक्सीलेंट, यूनिवर्सल, इनसे पहले मोस्ट का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर एक एरर दी है, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स इस हिंट में दिए गए हैं। इनसे पहले मोस्ट नहीं लगाना है। इसके बाद आप आते हैं सेंटेंस नंबर 4 में। सेंटेंस नंबर 4 है दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू। अब यहाँ पर आपने सुना होगा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री से पहले द नहीं लगाते। यह बात एक लिमिट तक सही है, लेकिन जब आप डिटेल में जानते हैं और हायर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जब इस तरह की कोई एक्सप्रेशन आ जाए या इस तरह की कोई सिमिलर एक्सप्रेशन आ जाए तो आपको क्या करना होता है। आइए, जब TWO2 वर्ड यहाँ दे रखा हो और डिग्री की बात हो तो ऐसे सेंटेंस में आपको कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ करना पड़ता है। हम आपको बता दें, जब तक आपके पास दो व्यक्ति, दो वस्तु या कोई भी दो पॉइंट्स होते हैं जिनमें आप कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करने के लिए आपको दो से ज़्यादा व्यक्ति और वस्तु चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और जब आपको जो 2 की डिजिट है वो वर्ड्स में लिखी हुई मिले TWO2, तो उससे पहले आपको क्या करना होता है, ये देखना होता है कि क्या 2 से पहले दा लिखा है, तो हाँ लिखा है। तो ऐसे केस में आपने सुपरलेटिव डिग्री हटा करके कॉम्परेटिव डिग्री लिखनी होती है, और एक एक्सेप्शनल केस है कि इसमें आपको कॉम्परेटिव डिग्री से पहले भी दा लिखना होता है, इसलिए यहाँ से बेस्ट हट जाएगा, और ये दा बेस्ट हट करके दा अपनी जगह रह जाएगा और बेस्ट की जगह हो जाएगा बेटर। तो हो जाएगा दिस इज द बेटर ऑफ द टू। तो द टू आने पर कॉम्पिटिटिव डिग्री होगी, और कॉम्पिटिटिव डिग्री में ऐसी डिग्री होगी जिसमें आपको दा भी लगाना है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। मोहन इज अ माइजर मैन। अब माइजर हमें ऐसा लगता है जैसे एडजेक्टिव है, और अक्सर हम ऐसा सुनते आए हैं, कभी हमने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि मैन से पहले माइजर डिलीट होगा, क्योंकि माइजर के बाद मैन डिलीट होगा, क्योंकि जो माइजर है वो अपने आप में कंजूस प्लस व्यक्ति दोनों का जो कॉम्बिनेशन है। तो मोहन इज अ माइजर। माइजर एक नाउन है जो कि कंजूस व्यक्ति, दो वर्ड्स का एक वर्ड लिए हुए सेंस रखता है। अब माइजर जैसे ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनमें मैन शामिल है, इंक्लूडेड है। माइजर खुद है, कावर्ड है और निगार्ड है। निगार्ड जो कि कंजूस का एक फॉर्म है। ये सब क्या हैं? ये नाउन हैं। तो ये अपने आप में नाउन है, इनमें एडजेक्टिव कंजूस ही इंक्लूडेड है, और यहाँ मैन की आवश्यकता इसलिए नहीं होगी। इसलिए आपका सेंटेंस फाइनली रेक्टिफिकेशन के बाद बनेगा मोहन इज अ माइजर, फुल स्टॉप। इसके बाद हम आते हैं सेंटेंस नंबर 6 पर। हमारा सेंटेंस है इंडस इज अ लॉन्ग रिवर इन पंजाब।
तो हम आपको ये बताएं कि जब भी आप कोई रिवर का नेम लिखते हैं, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द इंडस, तो द लगाना ज़रूरी होता है बिगिनिंग में, इसलिए इंडस से पहले द आप लगाएंगे। और पंजाब एक ऐसा राज्य है जिससे पहले आप द लगाते ही हैं, कंपल्शन है, लगाना होगा। इसके बाद आप नीचे हिंट में देखेंगे कि रिवर के नेम से पहले द लगाते हैं, प्लस संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिससे पहले द लगाना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर आपके सामने दोनों ही बातें आई कि राज्य पंजाब एक ऐसा राज्य है जिससे पहले आप द लगाते हैं, और संस्कृत मात्र एक ऐसी भाषा है जिससे पहले द लगाना आवश्यक होता है। इसके बाद हम आते हैं सेंटेंस नंबर 7 पर। सेंटेंस नंबर 7 में लिखा है ही हैज़ नो एनी बुक। तो नो के बाद एनी नहीं आता और आपको एनी हटाकर नो बुक करना पड़ेगा, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ नो बुक। सेंटेंस नंबर 8 में आप देखेंगे ही इज इल सिंस संडे। तो यहाँ पर सिंस और फॉर आने पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या तीनों में से कोई सा भी एक सेंटेंस चूज करना होता है सिचुएशंस के अनुरूप। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट चुनने वाले हैं, तो इज का हैज बीन हो जाएगा। वी मेड हिम एज आर कैप्टन। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो एज है वो एक्स्ट्रा है, सुपरफ्लुअस है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एज जब ज़रूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती एज लगाने की, जब आप किसी कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज़ कर रहे हों। कॉम्प्लीमेंट वह वर्ड या वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो किसी सेंटेंस के सेंस को पूरा करता है, जिसे पूरक भी कहते हैं। तो कैप्टन से पहले आपको कोई भी एज नहीं लगाना है। हमने हिम को बनाया कैप्टन, तो को मीन्स ऑब्जेक्ट, तो हिम ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के आगे जो लिखा एक्सप्रेशन वो हिम का सेंस पूरा करता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के लिए है। तो यहाँ हो गया वी मेड हिम आर कैप्टन, इसमें एज, एन, ए ये सब नहीं लगाते हैं, तो यहाँ से एज डिलीट करना है। अब ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आप यूज़ करते हैं कैप्टन की जगह पर, वर्ब की जगह पर, और उसके बाद जो आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, से पहले एज नहीं लगाते। तो वे वर्ब्स हैं मेड, अपॉइंट, चूज, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल और अपॉइंट। अपॉइंट यहाँ 2 बार आ गया है, आप 1 बार कर लेंगे। तो क्या हुआ कि इन वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आ जाए तब आप कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, से पहले आप एज का यूज़ नहीं करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट से पहले आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है। इसके बाद हम आते हैं सेंटेंस नंबर 10 पर। सेंटेंस नंबर 10 पर आप देखते हैं सीता इज मोर चार्मिंग देन एनी वुमन। तो यहाँ पर सीता की कंपैरिजन चल रही है दूसरी स्त्रियों से। तो एनी, सीता भी स्त्री है और वुमेन भी दूसरी जो जिनसे कंपेयर चली स्त्रियां हैं। तो सीता एक हो गई, तो एक के बाद दूसरी अदर होती है, इसलिए एनी अदर लगेगा। अगर यहाँ कोई बॉय होता और बॉय की तुलना गर्ल से हो रही होती तो वहाँ पर अदर नहीं होता, क्योंकि गर्ल बॉय के साथ या बॉय गर्ल के साथ दूसरा नहीं होता, वो एक नया होता है, तो वहाँ पर अदर की ज़रूरत नहीं होती और सेंटेंस सही होता। लेकिन डिफरेंट जब सेम सब्जेक्ट्स हों या सेम नाउन हों तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर अदर लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ एनी के बाद अदर आएगा। इस कॉम्बिनेशन को आप हमारे लेक्चर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बेस्ड ऑन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में जाकर अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 11 पर। कैन यू लैंड मी फ्यू रुपीज़। अब यहाँ पर फ्यू में प्रॉब्लम है। इसकी स्टडी के लिए आपको डिटर्मिनर्स फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू यूज़ करने पड़ेंगे। हम आपको हाथों हाथ यहाँ पर बताते चलें कि फ्यू का मतलब होता है संख्या शो करने में जिसका सेंस केवल टोटल इतना निकलता है जो इनसफिशिएंट हो, यानी न के बराबर। आप इस संख्या को नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। नेग्लिजिबल का मतलब होता है जिसके होना ना होने के बराबर है। कैन यू लैंड मी फ्यू रुपीज़, इट मीन्स माना आपने 100 रुपये मांगे, 3 रुपये आपको मिले, तो वो फ्यू हैं। लेकिन
जब भी हम फ्यू के साथ आई यूज करते हैं तो ए का मतलब लगाने पर यह होता है कि कम से कम रुपए तो बहुत कम हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप उनको कुछ हद तक यूज करके लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव सेंस में आ फ्यू का यूज करना ज़रूरी होता है, फ्यू सही नहीं है। अगर नेगेटिव सेंस होता मेरे पास रुपए नहीं है, मैं खरीद नहीं सकता हूं, तो वहां पर फ्यू का सेंस बिल्कुल सही होता। तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास कुछ तो है तो आ फ्यू आएगा, और अगर ये अनकाउंटेबल होता तो ये आ लिटिल होता। इसके बाद आपका सेंटेंस नंबर 12, आई हैव रिटर्न द बुक लास्ट संडे। तो जब भी आपका लास्ट एगो यस्टरडे आ जाए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो ये फॉर्म, अगर कोई ऐसी फॉर्म होती जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अलग अलग होता है तो आपको इसे सेकंड करना पड़ता। अब यहाँ पर रिटर्न फर्स्ट भी और सेकंड और थर्ड दोनों हैं, तो इसलिए ये वर्ब एज इट इज रह जाएगी यहाँ पर, और हैव आप डिलीट कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा आई रिटर्न द बुक लास्ट संडे, क्योंकि लास्ट, एगो और यस्टरडे केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज करते हैं और लास्ट के साथ हैव नहीं यूज किया जा सकता। आयरन इज एन यूजफुल मेटल। तो यहां पर जो हमने सुना है आज तक आर्टिकल्स को लेकर के, तो सुना है ए ई आई ओ यू से पहले एन लगाते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स मेन बात यह है कि ए ई आई ओ यू को देखकर नहीं, उनके साउंड्स को सुनकर हम एन लगाते हैं। अगर यहाँ पर यू लिखा है और वह जो है आपके हिंदी वर्णमाला ए से लेकर के आ तक का सेंस नहीं देता, का साउंड नहीं देता, तो आप फिर ए लगाते हैं। अब यहाँ पर यू है, ये या का साउंड दे रहा है। अगर आप हिंदी वर्णमाला के अनुसार देखें का खा गा घा, तो उसमें या पर देता है ये यूजफुल, तो इसलिए यहाँ पर ए लगेगा, अ यूजफुल मेटल, क्योंकि यह ए आई ओ यू ई का साउंड नहीं दे रहा है। ए ई आई ओ यू का साउंड देने पर यहाँ आप एन लगाते हैं, और इस साउंड को अभी हम आपको आगे समझाने वाले हैं। देखिए, अगर हम कहें एन आई, तो जो आई है, आई क्या है, आई है ई का साउंड दे रहा है आई, तो इस वजह से हमने एन लगाया। लेकिन जब ए ई आई ओ यू, ए आ ई ए आई ओ औ का साउंड ना दे करके ता था दा ई किसी कोई और साउंड दे, जैसे कि यहाँ पर या का साउंड आ रहा है, ता था के तो साउंड आना ही नहीं है, तो यहाँ या का साउंड आ रहा है, तो या से पहले ए लगेगा, चाहे ये कितना भी यू क्यों न हो। आ यूनिवर्सिटी, आ यूजफुल मेटल। अब एक दूसरी और बात समझने की है, इस वाले एग्जाम्पल को पहले देखते हैं। वन आइड मैन, हम जानते हैं कि ओ से पहले एन आता है, जैसे एन ऑरेंज, लेकिन स्टूडेंट्स वो ऑरेंज ओ का साउंड कर रहा है, लेकिन ये ओ वी का साउंड कर रहा है, वाह, और वाह का साउंड होने की वजह से हमने ए लगाना पड़ेगा। तो आ वन आइड मैन, क्योंकि ये ओ जो है वाह का साउंड कर रहा है, तो क्या होता है कि नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल लगता है, ना कि नाउन के साउंड के अकॉर्डिंग। इसलिए नाउन से पहले जो वर्ड आया, चाहे वह एडजेक्टिव ही क्यों ना हो, के साउंड की बिगिनिंग के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल चुनते हैं। तो यहां पर हुआ अ यूनिवर्सिटी, यहां पर ई और यू मिलकर के या वाई का साउंड कर रहा है, तो यहां लगाएंगे अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ वन आइड मैन, एम ए। अब आप यहां फिर चौंके होंगे, एम से बनता है मैंगो, लेकिन मैंगो में साउंड आ रहा है माँ, मैंगो, लेकिन एम ए में जब आप इसको पढ़ते हैं तो ए पहले आता है, तो ए की वजह से एन लगेगा, और आप लिखेंगे ही इज एन एम ए, वह एक एम ए पास्ड आदमी है। ऑनेस्ट मैन, अब यहाँ एच है, अब साउंड के इसकी सूरत, इसकी फिगर के अकॉर्डिंग तो आना चाहिए आपका ए, क्योंकि एच कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाते हैं। लेकिन ये जो एच है ये ओ का साउंड कर रहा है, इसलिए एन आएगा। ऑनेस्ट मैन, ये एच ई आई आर है, एक वर्ड होता है आपका एच ए आर ई, हेयर, तो वो है का साउंड देगा तो ए लगाएंगे। यह एयर, एयर मीन्स बारिश, तो इससे पहले आप
इस साउंड की वजह से आप एन लगाएंगे, एन एयर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सेंटेंस नंबर 15 पर। सेंटेंस नंबर 15 में है ही इंसिस्टेड ऑन हिम टू लीव द क्लास। अब इसका जो हिंदी सेंस निकल कर आता है वह सेंस कुछ इस तरह से निकल कर आता है कि उसने हिम पर दबाव डाला क्लास छोड़ने के लिए। तो दबाव डाला तो निश्चित रूप से किसी पर डाला होगा, तो दबाव के अंदर ही पर प्रीपोजिशन इंक्लूडेड है, इसलिए ऑन लिखने की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह के यूजेज को हम सुपरफ्लुअस कहते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब है कि कोई एडिशनल वर्ड लिखना जो कि ऑलरेडी उस वर्ड के अंदर इंक्लूडेड है। तो इंसिस्टेड के अंदर ऑन इंक्लूडेड है, इसलिए ऑन की ज़रूरत नहीं है। ही इंसिस्टेड हिम टू लीव द क्लास, तो हमारा जो रेक्टिफिकेशन होगा हमें ऑन यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा और हमारा सेंटेंस बन जाएगा, डिलीट मीन्स हटाना, हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही इंसिस्टेड हिम टू लीव द क्लास। अब ऐसी कौन कौन से वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं जिनके बाद सम सर्टेन प्रीपोजिशंस नहीं आती हैं, तो हम आपको बता दें। फोकस के बाद ऑन, एंटर के बाद इनटू, एंटर के बाद इनटू उस समय जब प्रवेश की बात हो, न कि संधि की। रीच्ड के बाद एट, स्ट्रेस और एम्फेसाइज के बाद ऑन। तो इन वर्ड्स के बाद आपने ऑन नहीं लगाना है, और आता है तो वहाँ एरर है, उसे डिलीट करके हटा करके तब आपको अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो दोबारा सेंटेंस लिखना है, और नहीं तो आप उस जगह पर एरर बता देंगे जहाँ भी ए बी सी डी किसी भी हिस्से में ये एम्फेसाइज ऑन जैसे पार्ट्स आते हों। सेंटेंस नंबर 16 में हम देखते हैं यू आर जूनियर देन हिम। तो यहाँ पर जूनियर एक ऐसी डिग्री है जो अपने आप में कॉम्पेरेटिव ही होता है, इसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव नहीं होता। तो जूनियर के बाद हमने टू लगाना होता है। तो यहाँ देन में एरर है, देन रिमूव होगा और टू यहाँ पर देन की जगह पर लगाएंगे। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर एरर का सॉल्यूशन लिखें तो हम लिखेंगे यूज टू फॉर देन। फॉर मतलब जिसकी जगह पर रिप्लेस करना है। और यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपको रीराइट करके पूरा सेंटेंस लिखना होता है, और रीराइट करना होता है तो आप सही करके लिख दें। जब कंपटीशन में आप बैठते हैं तो आपको वहाँ पर ऑप्शंस आते हैं ए बी सी डी, जिस पार्ट में भी ये हिस्सा आता हो उस पर आप टिक लगा देंगे। तो इसी तरह के कुछ दूसरे डिग्रीज भी हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, एल्डर, प्रेफर। इन सब के बाद देन की जगह टू आता है। इसके बाद आपका है सेंटेंस नंबर 17। सेंटेंस नंबर 17 है द गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल। तो हम आपको बता दें कि जो भी ऐसे नाउन हैं जो मटेरियल नाउन हैं उनसे पहले द नहीं लगाया जाता है। द गोल्ड, द सॉल्ट, तो द यहाँ से रिमूव कर दीजिए। लेकिन अगर यही गोल्ड किसी पर्टिकुलर सिटी या कंट्री का होता तो आप द लगा सकते थे। अब ये गोल्ड एक कॉस्टली मेटल है, बिल्कुल निश्चित बात है कॉस्टली है, तो इसमें यह गोल्ड वह गोल्ड की कोई बात नहीं है, इसलिए आप यहाँ से द रिमूव कर देंगे, क्योंकि मटेरियल नाउन से पहले द यूज़ नहीं करते हैं जनरल सेंस में। इसके बाद हम आते हैं सेंटेंस नंबर 18 पर। सेंटेंस नंबर 18 है यू नीड नॉट टू गो देयर। तो जब नीड एज अ हेल्पिंग वर्ब मॉडल यूज़ हो तो हम नॉट के बाद टू नहीं लगाते। अगर आपका जो नीड है वो मेन वर्ब पर यूज़ हुआ है तो आपको दूसरी वर्ब से पहले टू लगाना पड़ता है। नीड को जितनी भी आप फॉरेन राइटर्स की बुक्स में पढ़ते हैं बेयर इन्फिनेटिव कहा गया है, और नीड जब एज ए मॉडल यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको टू की ज़रूरत नहीं होती। नीड नॉट गो देयर। लेकिन जब नीड आपकी मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब के बाद टू लगाकर कोई दूसरी वर्ब आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं नॉट से पहले डू आया है, तो यू डू नॉट नीड टू गो देयर। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब ही डू नॉट उसके आगे है, नीड मेन वर्ब है, तो नीड मेन वर्ब होने पर आपको टू यूज़ करना होगा। लेकिन अगर नीड हेल्पिंग वर्ब है तो टू यूज़ नहीं करते, इसलिए सेंटेंस से टू डिलीट होगा, यहाँ पर देखा है, और आपको रीराइट करना पड़ेगा सेंटेंस यू नीड नॉट गो देयर के रूप में। इसके बाद हमारे पास सेंटेंस है बीइंग संडे आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। तो बीइंग संडे होने पर मैं स्कूल या कॉलेज नहीं गया।
तो इसको समझने से पहले जो यहाँ हेल्प दी गई है इसमें समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है बीइंग सैड, दुखी होने पर, ही केप्ट साइलेंट, वह चुप रहा। तो चुप कौन रहा? ही। दुखी कौन था? ही। तो जो मिड में जो सब्जेक्ट दे रखा होता है यही दोनों का सब्जेक्ट होता है। तो ही सैड था और ही को ही चुप रहना था। लेकिन यहाँ पर संडे कुछ और है और कॉलेज नहीं गया कोई और, तो दोनों में अलग अलग बातें हैं। आई बाद वाले पार्ट का तो सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन आई पहले वाले का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे डिफरेंट होने पर, डिफरेंट सिचुएशन होने पर आपको इट एडिशनल लगाना पड़ता है। तो हो जाएगा इट बीइंग संडे, क्योंकि संडे, मंडे, ट्यूसडे और डेट्स के लिए आप इट लगाते हैं, और डिफरेंट होने पर दोनों तरफ सब्जेक्ट्स लगाना जरूरी होता है। और अगर इसी ही या इसी शी या कुछ भी यहाँ सब्जेक्ट लिखा है के लिए दोनों बातें हैं तो आपको नहीं लगाना। जब दोनों अलग अलग हों तो ऐसे केस में आप दूसरा सब्जेक्ट न होने पर इट अपने पास से लगाते हैं। तो इट बीइंग संडे कॉमा आई डिडंट गो टू कॉलेज या गो टू द कॉलेज, जिस तरह की सिचुएशन हो अलग अलग तरह से यूज होगा। आई सॉ अ बर्ड वुंडेड। अब आप कहेंगे कि बर्ड के बाद सेकंड फॉर्म है। नहीं, ये सेकंड फॉर्म नहीं, एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव क्यों है? ये पास्ट पार्टिसिपल है, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन की विशेषता बताती है तो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव किसी भी इस तरह के सिचुएशन में नाउन से पहले आता है। जैसे कि आई सो अ ग्रीन बर्ड, ना कि बर्ड ग्रीन। तो जब ग्रीन पहले आया तो ये घायल हुई हुई बर्ड का वर्ड घायल पहले आएगा। तो आप देख रहे हैं वोंडेड पहले आएगा और बर्ड पीछे जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आई सॉ अ वोंडेड बर्ड, मैंने एक घायल पक्षी देखा। तो जब हुआ का सेंस आए, हुआ, टूटा हुआ, ब्रोकन, रिटायर हुआ, रिटायर्ड, तो वह नाउन से पहले लगता है। तो इसलिए आपका सेंटेंस बना आई सॉ अ वुंडेड बर्ड, मैंने एक घायल पक्षी देखा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप कलेक्शन ऑफ दी सेंटेंसेस विच रिक्वायर रेक्टिफिकेशन और एरर फाइंडिंग, आप इन्हें देखते रहिए हमारे वेरियस लेक्चर्स में। और अगर आप कंटिन्यूअसली इन लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और लिखते हैं, तो न सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन में बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपको एरर फाइंडिंग बहुत इजी साबित होगी। तो प्लीज़ एक बार फिर हम कहना चाहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और आपको लगता है कि ये लेक्चर्स आपके लिए अच्छे हैं तो डेफिनेटली प्लीज़ आप जो है इन लेक्चर्स को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड कीप ऑन वॉचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स अ लॉट।